Hello students, yesterday we have discussed the plane polarized light by reflection, that is production of the plane polarized light by reflection, and under that topic we have discussed the uh, Bayer's polariscope and the Brewster's law. Okay, now in this section and in this topic we will discuss the plane polarized light by refraction method, and which is also known as the piles of plates method. Okay, so कल हमने कई प्रोडक्शन मेथड्स हमने देखे थे परसों, जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़े थे। उसमें कई मेथड्स थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और बायक्रॉइज्म, ये सब हमने देखे थे। तो आपको मैं केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ा दिया है, एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्रैक्शन मैं आपको आज इसमें बता रही हूँ। ओके, सो as stated before, when light wave is incident on a boundary between two dielectric material, तो हमने ये पढ़ा है, जैसे हमने पहले भी देखा कि लाइट वेव जब इंसिडेंट होती है किसी बाउंड्री पे जो कि दो डायलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच की बाउंड्री है। ओके, यानी कि दो डायलेक्ट्रिक मटेरियल के जो बाउंड्रीज़ हैं उन पे अगर लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अब वो जो पार्ट रिफ्लेक्टेड हुआ और वो कुछ पार्ट जो ट्रांसमिटेड हुआ, वो किस टाइप की लाइट वेव हमको मिली, क्या वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज थी या पार्शली प्लेन पोलराइज थी, ये हमने कल भी देखा था। सो व्हेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट ब्रूस्टर एंगल, हमने देखा था कि ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है जिस पे कि हमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो completely plane polarized मिलती है। So when polarized light is incident at Brewster angle on a smooth glass surface, किसी स्मूथ ग्लास सरफेस पे जब पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है ब्रूस्टर एंगल पे, then reflected light is totally polarized while the refracted light is partially polarized। ये यहाँ पर अनपोलराइज्ड होगा, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, ये गलती से हो गया है अनपोलराइज्ड लाइट, बट यहाँ पर पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड होगा, ठीक है। सो द रिफ्लेक्टेड लाइट इज, हमने देखा कि टोटली जो है रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है जबकि रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज्ड होती है। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट नहीं होती, ठीक है, और हमने कल उसमें प्रूफ भी किया था। एंड इफ unpolarized light is transmitted through a single plate, the transmitted beam is only partially polarized, contains the vibration parallel as well as perpendicular to the plane of incidence। और जब ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है किसी सिंगल प्लेट से, तो जो ट्रांसमिटेड बीम है वो पार्शली पोलराइज्ड लाइट होती है। अभी हमने देखा जो रिफ्रैक्टेड लाइट, या हम उसको ट्रांसमिटेड लाइट भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट को, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो पार्शली पोलराइज्ड होती है, और विच कंटेन्स दी वाइब्रेशंस, जिसमें कि वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वाइब्रेशंस जो हैं वो पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होती हैं। ओके, सो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स, अगर हम एक प्लेट की जगह कई प्लेटें बढ़ा दें, एंड हम देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब किसी प्लेट से, सिंगल प्लेट से जब अनपोलराइज्ड लाइट जो टकराती है और ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो हमें पार्शली पोलराइज मिलती है, और पार्शली पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसमें क्या होता है कि कुछ वाइब्रेशंस तो क्या होते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, एंड कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो पैरेलल होते हैं। तो एक प्लेट से अगर हमें इतनी वाइब्रेशंस मिल रही हैं, तो अगर हम कई प्लेट्स लगाएंगे, अगर हम नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ा दें, तो more and more vibrations perpendicular to the plane of incidence are reflected
from successive surfaces resulting the filtering of from transmitted ray। तो इस वजह से क्या होगा कि एक प्लेट की जगह हमने कई प्लेटें लगा दी हैं, पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड इसीलिए इसको बोला जाता है। और जो वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगी वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्ट होंगी। और प्रत्येक सक्सेसिव प्लेट से, इस प्लेट से उसके नेक्स्ट जो प्लेट है, उसके नेक्स्ट जो प्लेट है, उसके नेक्स्ट जो प्लेट है, नेक्स्ट जो प्लेट है, उससे रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ट्रांसमिट होगी। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे जो है हमें मिलेंगी एंड ये क्या करती है, ट्रांसमिटेड रे को फिल्टर कर देती है। Okay, so consequently we can say the refracted or transmitted light is ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड जो लाइट हुई, इसका मतलब, क्योंकि ट्रांसमिटेड रे को तो उसने फिल्टर कर दिया। फिल्टरिंग किस वजह से हुई, जो हमने नंबर ऑफ प्लेट्स हमने लगा दी, ग्लास प्लेट्स, एक प्लेट की जगह हम कई प्लेट्स ले रहे हैं तो कई हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। तो इस वजह से जो ट्रांसमिटेड रे होगी वो फिल्टर हो जाएगा, उनका फिल्टरिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड जो बीम होगी, इट गेट्स रिचर एंड रिचर in percentage of and ultimately the transmitted light is free from perpendicular vibration and consist of plane polarized vibrations। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड जो बीम मिलेगी हमें अब फिल्टरेशन के बाद, आफ्टर फिल्टरेशन ट्रांसमिटेड रे जो मिलेगी वो उसमें जो परसेंटेज होगा पैरेलल जो वाइब्रेशंस हैं उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से जो ट्रांसमिटेड लाइट है हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज जो है वो पैरेलल वाइब्रेशंस का ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम दी परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो हम कह सकते हैं, या ऐसा होता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी अब इस वजह से, किस वजह से, ये जो हमने पाइल्स ऑफ प्लेट्स मेथड हमने जो यूज़ किया है, उस पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड में क्या हो रहा है कि हम एक प्लेट की जगह कई प्लेट्स ले ले रहे हैं, और कई प्लेट्स की वजह से जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो कई हैं, यानी कि जो हमारे पास वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस थे वो अधिकतर हमारी रिफ्लेक्टेड रे में चले गए हैं। तो जो हमारे पास वाइब्रेशंस रह गए हैं जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, वो हमारे पास किस में आएंगे, ट्रांसमिटेड रे में, ट्रांसमिटेड वेव में। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है इस केस में पाइल्स ऑफ प्लेट्स मेथड्स में, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन जो प्लेन पोलराइज लाइट बाय रिफ्रैक्शन मेथड में जो हमें ट्रांसमिटेड रे मिलती है वो कैसी मिलती है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन एंड it consists of the plane polarized vibrations that is parallel to the plane of incidence only। ऐसी vibrations जो कि plane of incidence के parallel हैं। तो केवल यही methods हमें, यही जो है हमें उस transmitted ray में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर piles of plates बता रही हूँ मैं। piles of plates क्या है, it consists of a number of thin glass plates number of thin glass plates supported in a tube of suitable size and inclined at an angle of about 33 degree to the axis of the tube। तो ये एक ट्यूब के ग्लास प्लेट्स जो हैं, ये जो पाइल्स ऑफ प्लेट्स है, ये क्या होता है, कई थिन ग्लास प्लेट्स हैं, उनको आप एक साथ रख लो एक ट्यूब में, ठीक है, जो कि सूटेबल साइज़ की हो एंड वो जो ग्लास प्लेट्स हैं वो ट्यूब में एक एंगल बना रही हैं 33 डिग्री का, जो कि उस ट्यूब की एक्सिस से बना रही हैं। तो ट्यूब की एक्सिस में, ट्यूब में इस तरीके से रखी जाती हैं वो कि ट्यूब की एक्सिस के साथ वो 33 डिग्री का एंगल बनाएं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पाइल्स ऑफ प्लेट्स। ओके, और एक बीम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, इट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल। ये पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट की जाती है।
ओके, एंड रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड बीम्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड और जो ट्रांसमिटेड बीम है लाइट की, ये वाली रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है। तो रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट आर प्लेन पोलराइज्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के दोनों ही क्या हैं, ये पैरेलल, रिफ्लेक्टेड एज वेल एज द ट्रांसमिटेड बीम्स ऑफ द लाइट। So they are plane polarized parallel to the plane of incidence. So here we are defining one concept more, and that is the degree of polarization. So if IP, agar IP, it is the intensity, if IP is the intensity of components with the vibrations parallel and perpendicular to the plane of incidence. So अगर intensity of components with the vibrations parallel and perpendicular to the plane of incidence respectively क्या क्या है, IP and ID. So IP intensity component है, intensity of that component which is vibrating parallel to the plane of incidence, and ID is the intensity of the component which is vibrating perpendicular to the plane of incidence. Then the degree of polarization, transmitted light की बात हो रही है, transmitted light में, then degree of polarization जो होता है, it is degree of polarization को हम एक चीज़ और कहते हैं, proportion of polarization, proportion of polarization कि how much light is polarized. So the degree of polarization or proportion of polarization is given by P equals to IP minus ID equal upon IP plus ID. Okay, and percentage of polarization is given by multiplied 100 to this equation. ठीक है, तो ये इक्वेशन में हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दी है, तो हमें परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन मिल जाएगा। ठीक, किसी प्लेन पोलराइज लाइट के लिए अगर आईडी जो है वो क्या है, ज़ीरो है, आईडी जो है अगर ज़ीरो है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो इसमें रख करके देखेंगे। किसी प्लेन पोलराइज लाइट के लिए आईडी यानी कि जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस के अलॉन्ग जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो P जो होगा वो कितना होगा, IP अपॉन IP, दैट इज़ 1। ओके, सो परसेंटेज पोलराइजेशन जो होगा वो कितना होगा, 100%। परसेंटेज पोलराइजेशन यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, 100%। ओके, एंड फॉर अनपोलराइज लाइट, किसी अनपोलराइज लाइट के लिए IP जो होता है वो होता है ID के इक्वल, यानी कि हमें पता है अनपोलराइज लाइट में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो IP उन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होती है, तो IP इक्वल्स टू ID। सो IP इक्वल्स टू ID अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो P हमें मिलता है क्या, ज़ीरो, जो कि हम ये सेटिस्फाई भी करता है क्योंकि हमने अनपोलराइज्ड लाइट ली थी। तो अनपोलराइज लाइट के लिए ऑब्वियसली P जो है वो क्या आना चाहिए, पोलराइजेशन, प्रोपोर्शन ऑफ पोलराइजेशन या डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन इज ऑल्सो ज़ीरो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है ये इलिप्टिकली और सर्कुलरली पोलराइज लाइट पे अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इलिप्टिकली और सर्कुलरली जो पोलराइज लाइट है वहाँ पर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है मेलस लॉ। तो मेलस लॉ भी प्लेन पोलराइज लाइट के प्रोडक्शन
के अंतर्गत ही एक ये टॉपिक है मेलस लॉ। इसमें जो इंटेंसिटी है वो उसके बारे में बता रखा है कि मेलस ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होगी ट्रांसमिटेड लाइट की वो किस तरीके से थीटा पे डिपेंड करती है। अब ये थीटा क्या है ये अब हम देखते हैं। ओके, सो ये देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन अ रोटेटिंग एनालाइजर, कि जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेटिंग एनालाइजर पे गिरती है तो इंटेंसिटी जो होगी लाइट की, जो कि यहाँ इस एनालाइजर से, जो कि एनालाइजर से बाहर निकलती है, यानी कि ट्रांसमिटेड जो लाइट होगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो एनालाइजर पे आने वाली इंटेंसिटी से चेंज होती है। ठीक है, सो मेलस ने इसको एक्सप्लेन किया और स्टेटमेंट दी उसने। तो मेलस ने जो स्टेटमेंट दी वो क्या दी कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन एन एनालाइजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट from the analyzer is proportional to the square of the I naught of the cosine, sorry, this is cosine, proportional to the square of the cosine. Okay, proportional to the square of the cosine of the angle between the directions of transmission of the analyzer and the direction of vibration of the electric vector in incident light. ओके, तो ये जो थीटा जो मैं आपको बता रही थी, थीटा क्या है ये अभी फिर आगे मैं बताऊंगी। बट इसने क्या बोला कि स्टेटमेंट जो दी मेलस ने, उसकी स्टेटमेंट क्या है इसको फिर से हम देख लेते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब भी किसी एनालाइजर पे गिराई जाती है तो इंटेंसिटी जो होगी लाइट की, उसमें से निकलने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी जो होगी, एनालाइजर से निकलने वाली इंटेंसिटी जो होगी, लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, कोसाइन स्क्वायर होगी। और किस किस एंगल की कोसाइन की स्क्वायर होगी, वो एंगल जो है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर, इनके बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है, तो ये है वो फिगर, और ये आपका पोलराइजर है और ये है एनालाइजर। तो एनालाइजर जिसको कि हम रोटेट करते हैं और तब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है एक दो लेक्चर्स में पहले, कि जो दूसरा वाला जो क्रिस्टल था हम उसको रोटेट कर रहे थे और हम ये एनालाइज कर रहे थे कि इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है, कितनी बार मैक्सिमम है कितनी बार मिनिमम है, कहाँ पे ज़ीरो है कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो वही इसलिए इसको जो सेकंड वाला जो ये है क्रिस्टल, ये जो भी यहाँ पर है उसको हम ये ऑप्टिकल एलिमेंट जो है इसको हम एनालाइजर कहते हैं और पहले वाले को हम कहते हैं पोलराइजर। ठीक है, तो जिस पे कि हम जिसको रोटेट कर रहे हैं उसको हम एनालाइजर कहते हैं। तो जब भी कोई लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पर याद रखना प्लेन पोलराइज लाइट की, प्लेन पोलराइज लाइट की, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, पोलराइजर लगा दिया। तो अनपोलराइज लाइट जब इस पे पड़ेगी तो यहाँ पर हमें कैसी मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट। और प्लेन पोलराइज लाइट जब इस एनालाइजर पे फॉल होगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो यहाँ पर से जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली, यानी कि यहाँ जो इंटेंसिटी होगी लाइट की इस एनालाइजर से गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ये कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो थीटा है ये क्या है, थीटा जो है वो ट्रांसमिशन एक्सिस, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है इसकी, ये जो एनालाइजर या पोलराइजर जो है इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस है ये, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है ये। तो ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे थी, अब इसको जब हमने रोटेट कर दिया तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस अब ऐसे रोटेट हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल है, यानी कि डायरेक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो इनके बीच में जो ये एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, तो ये आई जो है इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आई इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका मेलस लॉ, तो यही मेलस लॉ है, आई इज इक्वल टू आई, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है मेलस लॉ का। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मेलस लॉ। ओके, तो मेलस लॉ
अभी आप इसमें देखेंगे कि जब पोलराइजर से टकराने के बाद जो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है, अनपोलराइज लाइट जो थी वो प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो गई और प्लेन पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हो जाती है I0/2। अगर यहाँ पर जो गिरने वाली लाइट है पोलराइजर पे वो I0 है, तो इस पोलराइजर के बाद जो हमें लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी I1 = I0/2। और एनालाइजर से टकराने के बाद जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो मिलेगी I = I1 cos² थीटा। ठीक है, एंड I1 की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो I0/2 cos² थीटा। ओके, तो कुल मिलाकर के जो हमारा मेलस लॉ है वो ये है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब इंटेंसिटी यहाँ पर क्यों हाफ हुई ये मैं अभी बताऊंगी। सो I0 जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट। इंसिडेंट पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, सॉरी, इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो है I0 एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है एनालाइजर और पोलराइजर के, उसके बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा। ओके, सो इसका प्रूफ है कि अगर हम सपोज ए एम्पलीट्यूड है प्लेन पोलराइज लाइट का जो कि एनालाइज विच इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, थीटा जो है वो एंगल है प्लेन पोलराइज लाइट और एनालाइजर के बीच का, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड एनालाइजर के बीच का। देन जो कंपोनेंट्स होंगे एम्पलीट्यूड के वो होंगे ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है दैट इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर, और ये जो ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दी एनालाइजर। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हो इस तरीके से, इसके कंपोनेंट ए है तो थीटा वाला एंगल जो है वो ये होगा ए कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा होगा। ये प्लेन ऑफ पोलराइजर है और ये है प्लेन ऑफ एनालाइजर। ओके, तो ए कॉस थीटा इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। सो बिकॉज हमें पता है कि ए कॉस थीटा जो है वो पैरेलल है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर के, सो इट विल बी ट्रांसमिटेड, बट ए साइन थीटा जो है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो इट विल बी ब्लॉक्ड। सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड बीम जो होगी वो होगी I = A cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि A cos थीटा जो है वही हमारे पास ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है। तो इंटेंसिटी जो ट्रांसमिटेड लाइट की होगी वो क्या होगा A cos थीटा का स्क्वायर, तो A² cos² थीटा, और A² को हम लिख सकते हैं I0 क्योंकि I जो है वो प्रोपोर्शनल होता है A², तो I0 = A²। सो I = आ गया आपके पास I0 cos² थीटा। तो दिस प्रूव्स द मेलस लॉ, ये प्रूव्स करता है मेलस लॉ। ओके, सो द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजिंग, अच्छा ये तो हमने यहाँ पर मेलस लॉ हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, लेकिन जो मेलस लॉ है दिस डज नॉट होल्ड गुड फॉर अनपोलराइज लाइट एज एंगल थीटा मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विद द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर अनपोलराइज लाइट, क्योंकि जो थीटा है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। सो अनपोलराइज लाइट में जैसे कि लाइट वेक्टर वाइब्रेट करता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, आपको पता है अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ओके, जो उस प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन बाय दी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। सो वी हैव टू पुट एवरेज वैल्यू, इसलिए हमें cos² थीटा की एवरेज वैल्यू पुट करनी पड़ती है प्रत्येक थीटा के प्रत्येक जो है पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि थीटा की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ बीम ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजिंग शीट, इसलिए पोलराइजर से निकलने वाली जो लाइट होगी यहाँ इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी I = I0 cos² थीटा या I0/2। सो I = क्या हो गई I0/2। इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये इसीलिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर जो ये लाइट इंटेंसिटी जो है I0 है तो यहाँ इसके बाद इस पोलराइजर से टकराने के बाद I0/2 हो जाती है। ठीक है, ओके, सो I = I0/2। तो ये I0/2 कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, cos² थीटा की एवरेज वैल्यू ले ली है इन्होंने। ठीक है, सो
हम ये कह सकते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू थीटा इसकी कॉस स्क्वायर थीटा की 1/2 है, इसलिए हम कह सकते हैं 50% ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हुई है प्लेन पोलराइज लाइट की तरह बाय आइडियल पोलराइजर्स। ठीक है, आइडियल पोलराइजर से कोई भी जो इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट जो इंसिडेंट होती है वो ट्रांसमिटेड होगी एज ए प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वहाँ पर दोनों क्योंकि पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो आई इक्वल्स टू जो है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 यानी कि 1, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट होगा तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब पोलराइजर और एनालाइजर दोनों परपेंडिकुलर होंगे यानी कि थीटा जो है वो क्या हो अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो तब क्या होगा आपका आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 और ये कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 0, दैट इज इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब कि कोई ट्रांसमिटेड लाइट ही नहीं है, तो ट्रांसमिटेड लाइट इज 0। इसलिए परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर जब होंगे पोलराइजर और एनालाइजर तो कोई भी लाइट जो है ट्रांसमिट नहीं होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही है।